कभी सोचा है कि हमारे आसपास जीवन में इतनी विविधता, इतनी वैरायटी क्यों है? अरबों इंसानों में से कोई भी दो बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं होते? इसका राज छिपा है एक कोशिका के अंदर होने वाली एक अविश्वसनीय यात्रा में। आज हम उसी यात्रा को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि एक ही माता पिता के बच्चे होने पर भी भाई बहन एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? किसी की आंखें माँ पर जाती हैं तो किसी का स्वभाव पिता पर। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में छिपा है और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो ये मियोसिस आखिर है क्या? इसे एक तरह का स्पेशल सेल डिवीजन समझिए। इसका एक ही खास मकसद है, हमारी जेनेटिक जानकारी वाली किताबों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या को ठीक आधा कर देना। अब सवाल है ऐसा क्यों? ताकि जब सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग बने तो उनमें जेनेटिक जानकारी की सही मात्रा हो, आधी आधी। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए इसके कुछ खास नियम जान लेते हैं। सोचिए, कोशिका दो बार बढ़ती है, मियोसिस I और मियोसिस II में, लेकिन अपनी जेनेटिक जानकारी यानी डीएनए को सिर्फ एक बार कॉपी करती है। और सबसे दिलचस्प बात, माता और पिता से मिले क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जानकारी की अदला बदली करते हैं और इसी अदला बदली की वजह से अंत में 4 बिल्कुल नई और अनोखी कोशिकाएं जन्म लेती हैं। चलिए अब इस यात्रा के पहले भाग में चलते हैं, मियोसिस I। सही मायनों में असली जादू यहीं होता है। यहीं पर वो सारी कॉम्प्लेक्स और अनोखी घटनाएं घटती हैं जो मियोसिस को एक नॉर्मल सेल डिवीजन से एकदम अलग बनाती हैं। मायोसिस I की शुरुआत होती है प्रोफेज I से, और ये कोई मामूली सा फेज नहीं है दोस्तों। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड और सबसे ज़रूरी दौर है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे और छोटे छोटे हिस्सों में देखना होगा। तो इस लंबे फेज को समझने में आसानी हो, इसलिए साइंटिस्ट्स ने इसे 5 छोटे छोटे एक्ट्स में बांटा है। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, पर यकीन मानिए हर एक्ट में कुछ कमाल का होता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जाइगोटीन स्टेज में एक जादुई चीज होती है जिसे कहते हैं सिनेप्सिस। सोचिए, कोशिका के अंदर माँ और पिता से आए एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे को ढूंढकर बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी बना लेते हैं। ये एक सोचे समझे डांस की तरह है जहाँ हर पार्टनर को अपना सही साथी मिल जाता है। जब ये क्रोमोसोम जोड़ी बना लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम हैं और टेट्राड इसलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इसमें टोटल 4 आर्म्स यानी 4 क्रोमैटिड होते हैं। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। ये पैकेटीन स्टेज में होता है। कल्पना कीजिए कि क्रोमोसोम की ये जो जोड़े एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, इतने कस के लिपट जाते हैं कि वे अपने जेनेटिक कोड के कुछ हिस्से आपस में बदल लेते हैं। यही वो पल है, यही वो जेनेटिक शफलिंग है जो तय करती है कि भाई बहन एक दूसरे से अलग क्यों होंगे। यहीं से असली जेनेटिक वैरायटी पैदा होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डिप्लोटीन स्टेज में हमें क्रोमोसोम्स के बीच एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन्हें काइज़मेटा कहते हैं। ये असल में इस बात का विजुअल सबूत है, एक निशान है कि क्रोमोसोम्स ने अपनी जेनेटिक जानकारी को सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया है। ये तस्वीर हमें मियोसिस I की पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। देखिए, प्रोफेज I में क्रोमोसोम कैसे जोड़ी बना रहे हैं और जानकारी बदल रहे हैं। फिर आता है मेटाफेज I, जिसमें वे कोशिका के बीच में एक लाइन में लग जाते हैं। एनाफेज I में वे अलग होकर विपरीत कोनों की तरफ जा रहे हैं और आखिर में टीलोफेज I में 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। चलिए इन आखिरी के चरणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मेटाफेज 1 में ये बाइवेलेंट यानी क्रोमोसोम के जोड़े कोशिका के ठीक बीचों बीच एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ये सब अब अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ये है वो निर्णायक पल। एनाफेज I में क्रोमोसोम के पूरे जोड़े अलग होते हैं और हर जोड़ी का एक सदस्य कोशिका के एक छोर पर और दूसरा सदस्य दूसरे छोर पर चला जाता है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हर क्रोमोसोम की अपनी कॉपी यानी सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी उससे जुड़ी हुई है। यहाँ सिर्फ जोड़ियां टूट रही हैं, क्रोमोसोम खुद नहीं। टीलोफेज 1 के खत्म होते होते कोशिका 2 हिस्सों में बट जाती है।
अब हमारे पास 2 नई कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या ओरिजिनल सेल से ठीक आधी हो चुकी है। इन्हें ही हम अगुणित या हैप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं। मियोसिस 1 पूरा हो। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इन 2 नई बनी कोशिकाओं का एक और विभाजन होगा, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 2। ये डिवीजन काफी हद तक एक नॉर्मल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस जैसा ही होता है। ये थोड़ा सीधा और सरल है। अगर हम देखें तो मियोसिस 1 और 2 में स्टेजेस के नाम तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन नामों के पीछे होने वाली घटनाएं, खासकर एनाफेज में, बहुत अलग होती हैं। तो अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। ये तस्वीर दिखा रही है कि मियोसिस 1 से जो 2 कोशिकाएं बनी थीं, वे अब एक साथ अपने दूसरे और आखिरी विभाजन के लिए तैयार हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों ही कोशिकाओं में एक जैसी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। मियोसिस 2 की शुरुआत प्रोफेज 2 से होती है। दोनों नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम फिर से मोटे और साफ दिखने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है ताकि विभाजन की तैयारी हो सके। इसके बाद मेटाफेज 2 में हर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम अब अकेले अकेले सेंटर में एक लाइन बना लेते हैं। याद है ना, मियोसिस 1 में वे जोड़ों में लाइन में लगे थे, पर यहाँ वे अकेले हैं। और यहाँ आता है मियोसिस 2 का सबसे बड़ा एक्शन मोमेंट, एनाफेज 2। इस बार क्रोमोसोम को बीच से जोड़ने वाला सेंट्रोमियर टूट जाता है और जो सिस्टर क्रोमैटिड अब तक एक साथ थे, वे फाइनली अलग होकर कोशिका के विपरीत कोनों की तरफ भागते हैं। और आखिर में टीलोफेज 2 में ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती है। दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर कुल 4 कोशिकाएं बना देती हैं। हर कोशिका के क्रोमोसोम्स के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और नतीजा 4 बिल्कुल नई, जेनेटिकली अनोखी हैप्लॉइड कोशिकाएं। तो हमने इस पूरी कॉम्प्लेक्स यात्रा को स्टेप बाय स्टेप देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? कोशिका आखिर इतनी मेहनत करती क्यों है? देखिए, मियोसिस के 2 मुख्य और बेहद जरूरी काम हैं। पहला, ये सुनिश्चित करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी किसी भी स्पीशीज में क्रोमोसोम्स की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहे। और दूसरा, और शायद सबसे रोमांचक काम, ये क्रॉसिंग ओवर के जरिए जेनेटिक वैरायटी पैदा करता है। यही वैरायटी, यही विविधता इवोल्यूशन यानी विकास का कच्चा माल है। तो आखिर में ये सोचते हैं, अगर एक कोशिका के अंदर होने वाली सिर्फ एक प्रक्रिया धरती पर जीवन की इतनी अद्भुत विविधता का इंजन है, तो ये हमें इवोल्यूशन के भविष्य के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग पर हैरान होने और सोचने पर मजबूर कर देता है।